नमस्कार, न्यूज़ार के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी की उन 10 विधानसभा सीटों को लेकर जिन पर उपचुनाव होने हैं। 10 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक लोकसभा चुनाव में सांसद चुन लिए गए, जबकि एक विधानसभा के विधायक अयोग्य करार दिए जाने से ये सीट खाली हो गई। आज नेशनल वॉइस में इन्हीं 10 सीटों में से कुछ सीटों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 9 विधायक सांसद निर्वाचित हुए थे। इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब सांसद बन गए। इसके अलावा सपा के एक विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने से उनकी सीट रिक्त है। उत्तर प्रदेश की इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कहां-कहां उपचुनाव होने हैं। मिल्कीपुर, खैर, कटहरी और मीरापुर विधानसभाओं पर ये खैर अलीगढ़ जिले की विधानसभा सीट है, अयोध्या मिल्कीपुर और कटेहरी अंबेडकर नगर। वहीं मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव है जो मुजफ्फरनगर जिले पर पड़ता है और शीशामऊ कानपुर नगर जिले में आता है। फूलपुर पर भी उपचुनाव होने हैं विधानसभा। गाजियाबाद विधानसभा जो गाजियाबाद जिले में पड़ते हैं उस पर भी उपचुनाव होने हैं। मझमा मिर्जापुर और कुंदरकी मुरादाबाद जिले की विधानसभा सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। और करहल विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, मैनपुरी, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे और अब सांसद निर्वाचित कर लिए गए। तो ये हमने आपको ये बताया। तो आपको बताएं कि इन सब विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। तो इन विधानसभाओं में से मिल्कीपुर, खैर, कटहरी और मीरापुर विधानसभाओं पर इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम शीशामऊ, फूलपुर और गाजियाबाद विधानसभाओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले शीशामऊ विधानसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि कानपुर जिले की यह विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। यहां पर 2022 में हाजी इरफान सोलंकी सपा पार्टी से विजयी घोषित किए गए थे। यहां पर 50.68% इनको वोट मिले थे। वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। सलिल बिश्नोई यहां पर दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी प्रत्याशी। वोट इनको 66,897 मिले थे और वोट का प्रतिशत है 42.83% इनको मिला था। वहीं कांग्रेस यहां पर तीसरे स्थान पर रही थी। हाजी सुहेल अहमद यहां पर प्रत्याशी थे और इनको जो मिला था 3.60% वोट मिले थे, यानी कि 5,616 वोट इनको मिले थे। शीशामऊ विधानसभा। अब हम इसके जातीय समीकरण के बारे में भी जान लेते हैं कि जातीय समीकरण क्या है। शीशामऊ विधानसभा के कानपुर नगर की ये जो जिले की जो विधानसभा सीट है, यहां पर मुस्लिम हैं आपको 1,11,000 मुस्लिम यहां पर हैं। ब्राह्मण 70,000 के करीब हैं और दलित हैं 60,000 के करीब। आप देख सकते हैं कायस्थ 26,000 के करीब यहां पर कायस्थ हैं। सिंधी और पंजाबी 6,000, क्षत्रिय 6,000, अन्य पिछड़ा वर्ग 12,411 के करीब यहां पर इन जातीय समीकरण है। तो ये जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं। अब हम अगर जो CSDS रिपोर्ट की अगर जो बात करें तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, ये जातीय समीकरण के आधार पर लोकसभा चुनाव के दौरान ये CSDS रिपोर्ट आई थी। तो इसमें जो क्या है हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं, बस इतना ही जानकारी के लिए कि एनडीए को 79% लोग लोकसभा चुनाव में जो सवर्ण हैं, सवर्ण वर्ग के लोग, यानी कि जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय, कायस्थ ये लोग आते हैं, इन्होंने एनडीए को पसंद किया है। वहीं अगर जो बात करें यादव की तो 15% यादव ही एनडीए को पसंद किए हैं, इंडिया को 82% लोग पसंद किए हैं। तो ये हमने आपको एक छोटी सी जानकारी दी।
हमारे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह जी भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। और भी हमारे मेहमान जुड़ेंगे और जैसे ही जुड़ेंगे आपसे परिचय कराएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। तो शीशामऊ विधानसभा की हम बात कर रहे थे, उपचुनाव होने हैं वहां पर, और शीशामऊ विधानसभा में सपा से हाजी इरफान सोलंकी यहां पर सपा प्रत्याशी विजयी हुए थे। 50.68% वोट मिले थे इनको, जबकि कांग्रेस यहां पर तीसरे स्थान पर रही है, इसे 3.60% वोट मिले थे। बीजेपी दूसरे स्थान पर रही है। क्या लगता है कि बीजेपी पहले स्थान पर आएगी और क्यों? जी देवेंद्र जी, किससे बात करना है? जी जी पूछा आपने? नहीं सर, हम हरेंद्र विक्रम जी से सवाल कर रहे हैं। अच्छा, जी जी ठीक है, थैंक यू सर जी। चलिए, जवाब देने से पहले एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता अजय पाल सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सवाल हरेंद्र विक्रम सिंह जी से, जी जवाब दीजिए। जैसा कि अभी आपने बताया देवेंद्र जी, समीकरणों के आधार पर वह सीट समाजवादी पार्टी की थी और है, लेकिन जनता विकास चाहती है। डबल इंजन की सरकार है, तो जो विकास डबल इंजन की सरकार कर सकती है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में जब अलग अलग सरकारें होती है तो निश्चित रूप से विवाद रहता है, विकास कम हो पाता है। तो जब डबल इंजन की सरकार, एक ही सरकार प्रदेश और केंद्र में है, तो जनता चाहती है कि विकास अच्छा हो। और इस चुनाव से न सरकार पर कोई असर पड़ने पड़ रहा है न कुछ, तो इसलिए जनता चाहेगी कि विकास की को दृष्टि में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर विजय बनाए, ऐसा मेरा मानना है। जी, डबल इंजन की अगर सरकार चाहती तो लोकसभा चुनाव में ये हश्र नहीं होता। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती ही नहीं है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए हैं उस हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर भी आप देखिए ना, जनता इसके साथ परिवर्तन का तो होते ही 15 लगातार हम 15 साल होने जा रहे हैं हमारी सरकार को। 10 साल पूरे हो गए, 15वें साल से 11वां शुरू हो गया है। तो उस समय तक काफी जो वोटर हमारा 10 साल का युवा वर्ग था, जिसने वो समय नहीं देखा इसके पहले का, वो परिवर्तन चाहता है, क्योंकि वो चाहता है नए लोगों से जुड़ना। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो झूठे वादे जनता से किए, ठकाठक इन सब बातों से जनता वाकई में थोड़ा सा भ्रमित हुई। और आपने परिणाम भी देखा कि बाद में लाइन लगी रही कांग्रेस कार्यालय पर, उसका परिणाम है। लेकिन जनता ने देख लिया उसके चुनाव के परिणाम के बाद कि झूठे वादे थे, झूठे वादों में हम थोड़ी देर के लिए भ्रमित हुए। उसका परिणाम क्या हुआ कि आज केंद्र की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते लेकिन सीधे टक्कर आपकी जो है कांग्रेस से नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीधे टक्कर कांग्रेस से नहीं है, सपा वहां पर जी समाजवादी पार्टी से है। जी, चोर मुसेरे भाई सब भाई एक मिलकर काम करेंगे तो स्वाभाविक लोग, सबका एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कैसे रोका जाए, इसके लिए काम करेंगे। और क्योंकि वहां पर जो समीकरण है, समीकरणों के आधार पर हम लोग कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी हम विकास के नाम पर और डबल इंजन की सरकार के नाम पर वहां पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए ठीक है, अजय पाल सिंह जी हम आपके पास आना चाहेंगे, उसके बाद हम रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे, क्योंकि आपके भी विचार जानना जरूरी है। अजय पाल सिंह जी, यहां पर शीशामऊ विधानसभा जो कानपुर नगर जिले की एक विधानसभा सीट है, इस पर 50% से अधिक वोट पाकर के सपा विजयी रही। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में जो स्थितियां थीं वो ये थी, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल देंगे, बीजेपी एक बार फिर आई तो संविधान बदल देगी, ये प्लस पॉइंट था। इससे जो दलित वर्ग के वोटर्स थे कम से कम वो प्रभावित हुए हैं और वो कांग्रेस और सपा गठबंधन की तरफ रुख किए हैं। CSDS रिपोर्ट में ऐसी साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब स्थितियां साफ हो गई हैं। क्या आपकी ये सीट सपा के खाते में ही रह पाएगी? कारण क्या है?
ये बताइए। सपा के ये सीट अपनी सपा के खाते में रहेगी और ज्यादा वोटों के साथ आएगी। वजह उसकी ये है कि जो संविधान बदलने का जो बात जब थी वो अभी भी है। और डबल इंजन की जो सरकार है, देखो किसी भी ट्रेन में डबल इंजन जब लगाया जाता है जब एक खराब हो जाता है, तो आधा इंजन इनका ये प्रदेश का खराब, आधा इंजन केंद्र का खराब, ये दोनों मिलकर के जो प्रदेश की जनता को चलाना चाहता डबल इंजन, तो विकास के नाम पर विकास तो करते नहीं, इनका हर जगह विनाश है। ये कोई भर्ती करते हैं उसमें घोटाला, उसमें लीकेज, आज तक कोई विभाग को नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार ये दे नहीं पाए, जो सड़कें बनाते हैं उद्घाटन के तीसरे दिन टूट जाती है, इवन के ऐसी सड़कें बनाते हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि उद्घाटन के लिए नारियल फोड़ेंगे तो नारियल से सड़क टूट जाएगी। तो जो बाबा जी है प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनको पूजा पाठ करना अच्छी तरह से आता है, और मुझे लगता है कि जिनको पूजा ना आता उनको पूजा पाठ का काम करना चाहिए। जिनको देश की जनता का काम करने के लिए सरकार चलानी आती है, उनको सरकार चलानी चाहिए। तो जो गलत जगह बैठे हैं, मंदिर की जगह है, ये जो पार्लियामेंट में विधानसभा में बैठ गए हैं, इनको मंदिर में चले जाना चाहिए। और जो पार्लियामेंट में बैठने का काम करते हैं, जो विधानसभा में बैठने का काम करते हैं, जो जनता का काम बेहतर कर सकते हैं, जनता को रोजी रोजगार के लिए काम कर सकते हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दे सकते हैं, उनको सरकार चलानी चाहिए। तो बाबा जी से कोई ये उम्मीद करे कि प्रदेश में उन्होंने आज तक कोई विकास किया है, तो विकास आपको कहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं। या तो वो विकास दिल्ली की मेट्रो स्टेशन के प्लेट उसमें मिलेगा, होर्डिंग पे मिलेगा, या वो विकास बड़े बड़े अखबारों में मिलेगा, लेकिन ग्राउंड पे ढूंढने जाएंगे तो कहीं विकास नजर नहीं आएगा। और जनता इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है, इसलिए इस उपचुनाव में भी जनता समाजवादी पार्टी को और ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी को और ज्यादा वोटों से जिताने का प्रयास करेगी। अब हम आना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के पास। रमेश शर्मा जी, सवाल यह है कि दोनों पार्टियां तो जब तक जीत हार का फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक उपचुनाव नहीं हो जाएंगे, काउंटिंग नहीं हो जाएगी, तब तक अपनी अपनी जो है डफली और अपना अपना राग गाती रहेंगी। सवाल यहाँ पर यह है कि सपा जो है, इसके पास ये सीट थी 2022 में, ये विजेता बनी थी, लेकिन जो लोकसभा चुनाव के साथ परिणाम आए हैं और CSDS रिपोर्ट आई है, उसको अगर जो देखा जाए तो भी अभी सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से इस सीट पर सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव को अगर हम थोड़ा किनारे कर भी दें, तो जो पिछला जो चुनाव था उसमें त्रिकोणीय संघर्ष के बाद भी सपा ने 50% वोट ले लिया था, आधा वोट उन्होंने ले लिया था। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का और सपा का गठबंधन हुआ, तो संभावना इस बात की यह है कि संभवतः कांग्रेस यहां पर उम्मीदवार खड़ा ना करे। ऐसी स्थिति में सपा का पलड़ा अपेक्षाकृत भारी दिखता है, और उसका कारण कहीं ना कहीं वो जो एक सारा का सारा प्रचार अभियान, फिर ये वाली सीट जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें माइनॉरिटी का वोट करीब 1 लाख से ऊपर वोट है, तो स्वाभाविक है वो समाजवादी पार्टी को जाता है और फिर गठबंधन होगा। तो जिस तरीके से पहले एक समय यादव और मुस्लिम गठबंधन बना था, लगभग वो स्थिति उत्तर प्रदेश में अभी फिर भी दिख रही है। दूसरी, ये जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया है, मैं ऐसी रिपोर्ट को बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं मानता। उसका कारण ये है कि वोट जो होता है वो बहुत गुप्त दान में होता है, और उसको बनती है वो बहुत अलग तरीके से बनती है। ये सर्वे करने जाते हैं तो 1 लाख लोग होते हैं, उसमें से 10-20 लोग का सर्वे तैयार हो जाता है। तो सर्वे की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तो चुनाव जो वोट का प्रतिशत आया है 2022 में, जो वोट है, उस आधार पर मुझे सब दिख रही भाजपा को ज्यादा करना पड़ेगी अगर वो वोट बढ़ाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव है और इसमें सपा एक दिख रही है। जी, सपा का पलड़ा भारी है। तो हम पुनः अब रुख करना चाहेंगे हरेंद्र विक्रम जी की तरफ, और ये जानना चाहेंगे कि अभी जो हमारे रमेश शर्मा जी ने अपने आकलन में बताया है कि अभी भी सपा का पलड़ा भारी है, उस भारी पलड़े को हल्का कैसे करेंगे? ये डबल इंजन वाली बात छोड़ दीजिए, कोई दूसरा उदाहरण दीजिए। कोई दूसरा उदाहरण क्या है कि अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में
गठबंधन के मतलब कांग्रेस का वोट हो चाहे बसपा का वोट हो, सब संयुक्त रूप से गठबंधन को गए उस तरफ। और सिर्फ एक बात विशेष रूप से जो उछाली गई, फर्जी झूठ बोला गया कि संविधान बदल देंगे। तो हमारा जो बहुजन वर्ग का भाई है, बहुजन वर्ग के भाई है, उन लोगों ने इस चीज को एहसास किया कि सिर्फ छलावा था। और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी अब अलग से चुनाव लड़ेगी और हमें लगता है कि कांग्रेस को भी अलग से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि लोकसभा तक गठबंधन था, लोकसभा के बाद गठबंधन नहीं रहने वाला। तो हम मजबूत होंगे निश्चित है। नहीं तो कोई ऐसा उपाय करने वाली है लग रहा है बीजेपी की, ये गठबंधन टूट जाए और दोनों चुनाव लड़ें। अगर दोनों चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर ये कहीं लड़ेगी, उसके बाद रणनीति क्या होगी आपकी? रणनीति क्या, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा चलिए है। ठीक है। और क्योंकि जनता को विकास चाहिए तो वो, और क्योंकि इरफान सोलंकी जिनको आज सजा हुई है, उन्होंने वहां पर इतना अत किया था कि जनता त्राही कर रही थी। उनसे निजात पाने के लिए, इस समाजवादी पार्टी के गुंडों से निजात पाने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। चलिए, समाजवादी पार्टी के गुंडों से निजात पाने के लिए बीजेपी को लोग वोट करेंगे और पार्टी जीतेगी, ऐसा कहना है आपका। लेकिन फिर भी अभी आकलन में सपा भारी है। फिलहाल ये आपका आकलन है। अब हम दूसरी जो विधानसभा सीट है उसकी तरफ रुख करेंगे। प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट की तरफ हम रुख करेंगे, जहां पर बीजेपी का कब्जा था, और चाहेंगे कि पीसीआर जरा कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दे। बीजेपी से प्रवीण सिंह पटेल, इनको जो है 1,03,557 वोट मिले थे, 42% वोट पाकर के विजयी हुए थे। दूसरे स्थान पर सपा रही है और सपा के मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी यहां से दूसरे स्थान पर रहे। इनको 40.89% वोट मिले 2022 में। बसपा यहां पर तीसरे स्थान पर रही है। राम तोलन यादव यहां पर प्रत्याशी थे बसपा के 2022 में, इनको 13.40% वोट मिले हैं। आइए जातीय समीकरण की तरफ भी जरा ध्यान दे लें। जातीय समीकरण यहां क्या कह रहे हैं? जातीय समीकरण, अनुसूचित जाति लगभग 75,000 के करीब यहां पर लोग हैं। यादव यहां पर 70,000, पटेल 60,000 और ब्राह्मण 45,000। ब्राह्मण यहां पर 45,000, तो मुस्लिम 50,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 के करीब यहां पर वोटर्स हैं। यह है जातीय समीकरण इस विधानसभा का। फूलपुर विधानसभा है, बीजेपी का इस पर कब्जा है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सपा दूसरे स्थान पर रही है तो पहले स्थान पर आ जाएगी। गणित क्या है? और ये सवाल है अजय पाल सिंह जी से। जी अजय पाल जी की आवाज नहीं आती। जी अजय पाल जी, ठीक है। अजय पाल जी की आवाज हरेंद्र विक्रम जी तक पहुंचाने का प्रयास है जी। कि अब जो विकास के नाम पर तोते वादे किए, झूठे वादे किए, जनता उसको समझ चुकी है। तो एक एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली है, क्योंकि वो झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। पहला चुनाव झूठ बोल कर जीता आपने। हम रोजगार देंगे, हम युवाओं को नौकरियां देंगे, किसानों को एमएसपी देंगे। आपने न रोजगार दिया, यहाँ तक कि रोजगार के नाम पर आपने बेरोजगारी बढ़ा और दी है। तो जनता अब इसका चुन चुन करके इनको जवाब देगी और हर एक सीट पर जो भी चुनाव आएगा उस पर समाजवादी पार्टी जीत बनाती जाएगी, बढ़ाती जाएगी। और मात्र करीब 1% ही अगर जो आप बढ़ जाएं तो बराबर हो जाएंगे बीजेपी के। अगर 2% बढ़ जाएंगे समाजवादी पार्टी यहां पर, तो बीजेपी जो है यहां पर धराशायी हो जाएगी। लेकिन हरेंद्र विक्रम जी, सबसे बड़ा सवाल आपसे हम करना चाहेंगे, बीच में CSDS रिपोर्ट चल रही है, हमारे दर्शकों के आसानी के लिए। हरेंद्र जी, सवाल यहां पर यह है कि आप मात्र बहुत कम अंतर से जीते हैं। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं यहां पर प्रवीण सिंह पटेल बहुत कम अंतर से जीते थे 2022 में।
अगर अंतर पाट देती है, कांग्रेस नहीं लड़ती है, तो अंतर पट जाएगा। ये भी देखा जा रहा है। अगर जो आंकड़े इसी तरह से रहे तो आंकड़े ये बता रहे हैं। क्यों अंतर नहीं पाट पाएगी सपा और बीजेपी अपना सीट बचा ले जाएगी, यह समझाइए मुझे। बहुत कुछ कैंडिडेटों पर निर्भर करता है, कैंडिडेट कैसे होंगे, सामने वाले का कैंडिडेट कौन होगा, हमारा कैंडिडेट कौन होगा, इसका यानी प्लेट तभी क्लियर आ पाएगा जब कैंडिडेट मैदान में होंगे। इसके अलावा गठबंधन की स्थिति मालूम पड़ने के बाद कि गठबंधन की स्थिति क्या बनती है, बहुजन समाज पार्टी यदि अलग से चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से वोट बैंक पे बहुत असर पड़ेगा, और कहाँ का तरफ रुझान होता है बहुजन समाज पार्टी के यदि चुनाव नहीं लड़ती है तो, क्योंकि काट की हांडी को एक बार चढ़ाया जा सकता है, बार बार नहीं चढ़ाया जा सकता। एक बार चढ़ा के देख लिया और बहुजन समाज पार्टी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? ऐसी कल्पना आप क्यों करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी? तीसरे नंबर पर है बसपा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है, यानी कि कांग्रेस या सपा में से कोई एक चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, अभी गठबंधन की स्थिति अभी क्लियर नहीं है ना, और लोकसभा चुनाव में जो भ्रमित करके उसका वोट, हमारे बहुजन समाज भाइयों का वोट छलावे से जिन लोगों ने ले लिया था, वह वोट यदि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को ही जाता है तो निश्चित रूप से हम ही चुनाव जीतने वाले हैं, कोई दूर दूर तक नहीं लगने वाला है। यदि कहीं गठबंधन की स्थितियां मान लीजिए कुछ ऐसी बनती हैं तो आज की डेट में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन विकास के नाम पर, क्योंकि जनता विकास चाहती है और विकास के नाम पर ही, नहीं तो इतना बड़ा छलावा किया था, इतने बड़े छलावे के बाद तो हम लोगों को बहुत नुकसान होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने सरकार बनाई केंद्र में, बड़ी बात। चलिए, बार सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो हो जाता है, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाना बड़ी बात। चलिए ठीक है। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। फूलपुर विधानसभा, सारी स्थितियां आपके सामने हैं, और दोनों जो हमारे मेहमान थे, जो मेहमान हैं, एक सपा के और बीजेपी के, दोनों की बातें आपने सुनी और इनका आकलन आपने सुना। इनके आकलन के आधार पर और आपकी अपना आकलन क्या कहता है इस सीट पर, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, कुल मिलाकर के इस सीट पर जो मुझे लग रहा है मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, उसका दो कारण है कि जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि उस परिस्थिति में भी हार जीत का अंतर फूलपुर में बहुत कम था। और कम किस परिस्थिति में अंतर था कि सपा का उम्मीदवार यादव है, क्योंकि यादवों का वोट अधिकांश समाजवादी पार्टी को मिलता है। पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक उम्मीदवार यादव खड़ा किया, तो स्वाभाविक रूप से कुछ न कुछ यादवों का वोट बटा होगा। तो अगर इस बार अगर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है, उसका लाभ भाजपा को मिलेगा, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। तो यहाँ पर मुकाबला कड़ा है। फिर एक और बात, जो उत्तर प्रदेश के परिणाम अभी लोकसभा चुनाव के आए हैं, उससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है सब इसका, वो मुझे उत्साह में दिख रहा है। और भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो अभी तक उस हार से उबर नहीं पाया। इसकी झलक मुझे ये दोनों प्रवक्ता, हमारे आदरणीय प्रवक्ता जो हैं सपा के भी और भाजपा के भी, इनकी बातचीत से झलक रहा। सपा प्रवक्ता जो बात रख रहे हैं उत्साह के साथ, तो तार्किक बात रख रहे हैं, आक्रामक बात रख रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता जो बात रख रहे हैं वो थोड़ी सी डिफेंसिव बात रख रहे हैं। चुनाव में हमेशा हार जीत जो होती है वो आक्रामकता के साथ होती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा दो चीजों में उलझ गई, विपक्ष की रणनीति, मैं उसमें तारीफ करूंगा विपक्ष की रणनीति को। आप कल्पना कर सकते हैं जितने लोग सपा से भाजपा में आए हैं वहां भाजपा को नुकसान हुआ है, भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ, अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए कुछ सीटों पर। इसके अलावा मुद्दे विपक्ष ने उठाए और भाजपा डिफेंसिव में आई, वो झलक मुझे अभी दोनों प्रवक्ताओं में दिख रही है। तो चूंकि वो वातावरण नहीं बदला, वो मनोविज्ञान नहीं बदला, बात को रखने की जो शैली में, शैली में तीखापन, आक्रामकता भाजपा के प्रवक्ता तो कहीं ये चुनाव प्रभाव डालती है। वो मैं
बहुत कड़े मुकाबले की संभावना दिख रही। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य तय करेंगे, भगवान तय करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे बहुत कड़े मुकाबले की संभावना दिख रही है। जो चूक करेगा तो निश्चित रूप से हार जाएगा। यहाँ फूलपुर का परिणाम इस बार रणनीति, उम्मीदवार की छवि, प्रचार किए जाने वाले मुद्दे, इस पर निर्भर करेगा फूलपुर का चुनाव। जी बिल्कुल। ये आकलन था प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा का। तो हम अब अगली जो सीट ले रहे हैं गाजियाबाद जिले की गाजियाबाद विधानसभा सीट की, और इसके बारे में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को कुछ जानकारियां दे दें, उसके बाद से हम इस पर फिर अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे। तो गाजियाबाद में बीजेपी के जो अतुल गर्ग हैं ये जीते थे, इनको 61.37% वोट मिले थे। सपा यहां पर दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन बहुत कम, विशाल वर्मा यहां पर बहुत कम वोट मिले थे, 18.25% यहां पर दिखाई दे रहा है। बसपा यहां भी तीसरे स्थान पर रही है। कृष्ण कुमार यहां पर प्रत्याशी थे बसपा से, और इनको 13.36% वोट मिले थे। कृष्ण कुमार बसपा के प्रत्याशी थे। तो यहां पर बीजेपी विजयी हुई है और भारी अंतर से विजयी हुई है। इसलिए गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी को तो अभी सीना फुलाना ही चाहिए। चलिए जातीय समीकरण की तरफ भी हम ध्यान दे लें। जातीय समीकरण यहाँ क्या कहते हैं, हम ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। राजपूत 5 लाख, मुस्लिम 4.5 लाख, दलित 5 लाख, ब्राह्मण 4.5 लाख। बड़ा ही ये जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अजीब दिख रहा है। वैश्य 3 लाख, जाट 1 लाख, त्यागी 1 लाख, पंजाबी 1 लाख। यह है जातीय समीकरण। यानी कि अगर जो देखा जाए तो राजपूत और दलित बराबर बराबर हैं, वहीं मुस्लिम और ब्राह्मण बराबर बराबर हैं इनकी संख्या। वैश्य 3 लाख, जाट, त्यागी और पंजाबी यूं की संख्या यहां पर 1 लाख के करीब है। यह है जातीय समीकरण। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हम आएंगे हरेंद्र विक्रम जी के पास। सबसे पहला सवाल, इस विधानसभा सीट पर हरेंद्र विक्रम जी, बड़े भारी अंतर से बीजेपी यहां पर विजयी हुई है गाजियाबाद जिले में। तो उम्मीद है कि ये अंतर पाटना सपा के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 61.37% यहां पर वोट पाकर के विजयी हुए हैं अतुल गर्ग जी 2022 में। सपा के विशाल वर्मा यहां पर इनको 18.25% वोट मिले हैं। क्या लगता है कि यह बहुत बड़ा अंतर है, और बिना कुछ किए धरे ही कितना हो प्रयास कर ले सपा या बसपा या कांग्रेस वहां तक नहीं पहुंच पाएगी? यहाँ तो यह तो देखो, ये जो है स्पष्ट है। जहां पर हम संघर्ष में, वो भी हमने आपको बताया कि यहाँ पर हम संघर्ष करेंगे, जीतेंगे विकास के नाम पर, डबल इंजन की सरकार के नाम पर, प्रत्याशी के उस पर। लेकिन जाति यानी समीकरणों के आधार पर यदि देखा जाए तो गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, है और रहेगी। वहां पर दूर दूर तक इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। तो वहां तो अतुल गर्ग जी हमारे मंत्री रहे और बहुत अच्छा काम भी किया है, जनता उन्हें पसंद भी करती है, और जाति समीकरण भी हमारे फेवर में, डबल इंजन की सरकार है। तो इन सब कारणों से 100% हम लोग जीत रहे हैं। आप 100% यहाँ पर जीत रहे हैं, और 2022 का रिजल्ट और उसके परसेंटेज ही बता रहे हैं कि आप यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव भी है, वहां पर लोकसभा चुनाव में मात खाए हैं, तो जनता जरूर कुछ न कुछ रुष्ट हुई होगी। कारण क्या है, इस विधानसभा पर रुष्ट हुई है या नहीं हुई है, इसका आकलन तो आप खुद करेंगे। लेकिन अब सपा प्रवक्ता के पास जाएंगे, अजय पाल सिंह जी। दूसरे नंबर पे तो आप रहे हैं इस सीट पर 2022 में, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि 18.25% ही वोट पाए हैं। इतनी भारी लीड लेकर के यहां बीजेपी विजयी हुई है, तो इसको कैसे भरपाई कर पाएंगे? क्योंकि कोशिश तो है, कांग्रेस को तो साथ लिए हैं, लेकिन कांग्रेस 3 नंबर में कहीं नहीं है, बसपा तीसरे नंबर पर है। कि जनता का मन बदला है। जनता ने लोकसभा के चुनाव में जरूर उनको जिता दिया है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में, उपचुनाव में जनता हमको जिताने का काम करेगी। उसकी वजह ये है, अभी बजट पेश किया है इन्होंने,
जो बजट पेश किया है वो बजट एक जनता के रूप में पब्लिक को देने का काम किया है, पब्लिक को देख रही है। आज समाजवादी पार्टी के जो सांसद जीत करके लोकसभा में पहुंचे वो जनता के मुद्दों को लोकसभा में रखने का काम कर रहे हैं, जनता उसको देख रही है। तो जो लगातार इनका जवाब गिरता आ रहा है, तो लगातार इनका झूठ का उजागर होता जा रहा है, तो लगातार जितनी भी परीक्षाएं हो रही है वो सब की सब लीक हो रही है। युवा इनसे परेशान है, युवा पीड़ित है। युवा पूरे टाइम मेहनत करता है, 5 साल तक मेहनत करने के बाद जब वो एग्जाम में बैठता है तो पर्चा लीक हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सारा का सारा सीनेरियो चेंज होगा और समाजवादी पार्टी पुनः नंबर 1 पर आकर के जीतेगी। यानी कि इतनी भारी जो अंतर है इसको लेकर के इसमें बजट भी एक प्रमुख मुद्दा होगा, उसको भी आप लोग उठाएंगे। तो रमेश शर्मा जी, हम आपके पास थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात इन्होंने उठा दी है बजट की। बजट उस उपयुक्त नहीं है, इस बात को उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे और तमाम मुद्दे उठाएंगे जिससे कि ये अंतर पट जाएगा। हरेंद्र विक्रम जी, बजट भी ले लिया इन्होंने, बताइए क्या करेंगे? बजट में कहाँ कमी है? मूलभूत जो आवश्यकताएं जनता के लिए होती है उन सभी समस्याओं को लेकर बजट, इससे अच्छा बेहतर बजट कोई हो ही नहीं सकता था, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे किसानों, क्योंकि हमारा 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ग्राम बेस्ड बजट दिया है, सुरक्षा बेस्ड बजट दिया है, शिक्षा बेस्ड बजट दिया है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी रिबेट दिया, उन्हें भी लाभ दिया है उनके टैक्स में। तो फिर इससे बेहतर, और विपक्ष का काम है, हमारे मित्र, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का काम है इल्जाम लगाना और सही को भी गलत साबित करना। और इसी को उन लोगों ने भी किया था लोकसभा चुनाव में कि झूठ बोलकर, गलत बोलकर, इल्जाम लगाकर लोगों को बरगला लिया था और वोट पाया। लेकिन बार बार कैसे आप कर सकते हैं? और जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन सब जानती है, देखती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। आज विकास सर चढ़ के बोल रहा है, हम किसी भी गांव की किसी भी सड़क की तरफ मुड़ जाए तो सोचना नहीं पड़ता आगे रास्ता सही होगी। पहले हम लोगों को अपने घर से यदि 100 किलोमीटर दूर जाना है तो सोचना पड़ता था रास्ते में जाम तो नहीं मिलेगा, रास्ता खराब तो नहीं होगी, कई तरह के ऐसे कारण थे। आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसी भी क्षेत्र में देख ले, आज हर घर जल से नल से जल पहुंच रहा है, स्वच्छ जल पहुंच रहा है, लाइटों की व्यवस्था आप देखिए कितनी बेहतर हुई है। बजट तो बहुत अच्छा है, जहां आवश्यकता थी उसी हिसाब से बजट दिया गया है और हमारे मित्र ने अच्छा कर रहे हैं। वही सदन में हो रहा है, लोकसभा में बजट सत्र के समय हो चाहे आगे हो, कि इल्जाम लगाना है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, आप गाजियाबाद विधानसभा की बात करें हरेंद्र जी तो बेहतर होगा कि गाजियाबाद में आखिर क्या, किस तरह की स्थिति है, किस तरह के विकास आप किए हैं वहां पर? गाजियाबाद हम लोग जीते के आए हैं और जीतेंगे। दूर दूर तक जो लोग कहीं नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं। चलिए, दूर दूर तक कहीं नहीं है जगह हम जी। तो जी अजय पाल जी जल्दी से आप बता दीजिए, क्योंकि अब रमेश शर्मा जी के पास मुझे जाना है कि यहाँ गाजियाबाद में कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई है और जो बजट है वो भी उपयुक्त है, हर लोगों के लिए है। विकास की गंगा की बात जब ये करते हैं, गंगा की बात करते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज्य में गंगा में लाशें बही है, विकास कहीं नहीं हुआ है। और जब ये विकास की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि ये हंसी की बात करते हैं, मजाक करते हैं। ये विकास का कोई 5 उदाहरण दे दें। कहीं कोई उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी बनी है, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में कोई यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई इंडस्ट्री बनी है, कोई ऐसी फैक्ट्री बनी जिससे युवाओं को रोजगार दे पाई है। उत्तर प्रदेश में विकास का कोई 5 उदाहरण दे दें। केवल विकास के नाम पर ये भाषण तो दे सकते हैं, होर्डिंग लगा सकते हैं, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, लेकिन विकास धरातल पर दिखा नहीं सकते। तो जब ये विकास की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है बड़ा मजाक की बात करते हैं। ये विकास एक्चुअल में हमारे माननीय योगी जी के इस 5-7 साल के शासन में कहीं आज तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शब्द इनके मुंह से नहीं सुना, क्योंकि इनको इसकी स्पेलिंग तो नहीं आती होगी। तो विकास करेंगे क्या? देखिए, विकास करने के लिए आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, विकास करने के लिए आपको साइंस की जरूरत पड़ेगी, और साइंस से कौन से दूर है ये तो पाखंडवाद में भरोसा करने वाले लोग हैं। ये मंत्र से विकास करने के चक्कर में रहते हैं कि मंत्र पढ़ा और विकास हो जाए।
मंत्र पढ़ो और पुल बन जाए, मंत्र पढ़ो सरकार मतलब रोड बन जाए। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया, और छोटे छोटे जो उद्योग थे वो भी इन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिए। विकास कहते क्यों है ये विकास के नाम पर क्या पैदा करना चाहते हैं? चलिए, अब हम जाना चाहेंगे रमेश शर्मा जी के पास। विकास, बजट और जो 2022 का भारी अंतर से जीत है, क्या लगता है आपको, किस ओर जाएगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से गाजियाबाद को अगर आप देखेंगे तो इसका जो मनोविज्ञान कह रहे हैं या इसकी केमिस्ट्री कह लें, दोनों सीटों से गाजियाबाद क्योंकि दिल्ली से लगा क्षेत्र है, तो दिल्ली से लगा क्षेत्र होने के कारण यहाँ जाति का मुद्दा उनको सीतामढ़ी दूसरी जगहों पर काम किया। अगर आपने पिछले दिनों देखा होगा, वो जो 3 तलाक के फैसले पर मुस्लिम महिलाएं भी समर्थन में आई थी गाजियाबाद। वोट कितना दिया नहीं दिया ये तो वो ही जाने, लेकिन ये बात ना था। तो गाजियाबाद दिल्ली से लगा होने के कारण के प्रयास के साथ साथ निजी तौर पर भी वहां जिस तरीके से रोड बन रहे हैं, कॉलोनियां खड़ी हो रही हैं, तो उसका विकास होता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी शिक्षा का भी अगर देखेंगे तो गाजियाबाद में उन क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षा अधिक है। और फिर अभी जो कल परसों बजट का उस बजट में उन्होंने जो रोजगार पर फोकस किया है, खास तौर से नौकरियों के साथ स्वरोजगार पर जो फोकस किया है, और लघु उद्योगों को जो निजी तौर पर बढ़ावा दिया है, और फिर जिस तरीके से उन्होंने उसकी लिमिट बढ़ा करके 100 करोड़ तक है, बाद में बेरोजगारी वाला मुद्दा विपक्ष का कम काम करेगा। ऐसी स्थिति में वहां पे फाइट अच्छी होगी, लेकिन फिर भी भाजपा वहां मुझे एक कदम आगे दिख रही है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं, जाति का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, विपक्ष का मुद्दा, अगर भाजपा ने इसको ठीक से अच्छे से रखा तो ये दोनों मुद्दे इस सीट पर कमजोर रहेंगे। तो भाजपा अपेक्षाकृत मजबूत है और एक कदम आगे है। जी, भाजपा यहाँ पर अपेक्षाकृत मजबूत है और एक कदम आगे है। तो ये तो थी अभी सीटें, और जो शेष सीटें हैं उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं, हर सीट की अपनी अपनी कहानी है, अपने अपने गणित हैं, अपने अपने सियासी समीकरण हैं। ये समीकरण जैसे जैसे पार्टियां साधने की कोशिश करेंगी और जितना साध पाएंगी उस हिसाब से उस पर विजय सुनिश्चित होती जाएगी। लेकिन एक आकलन हम प्रस्तुत कर रहे हैं उन जिन पर उपचुनाव होने हैं, इन उपचुनाव में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बन सकती हैं, ये चीज हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।